बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि अफगान तर्जुमान की जानिब से बदनीयती पर मबनी और गुमराहकुन तबसरे किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान कहा, अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है। तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तेफाक राय है। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम आगाह है। अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। सितम ज़रीफ़ी है कि ये गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम है। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम अफगान नस्लों, ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों पर मुसलसल जब्र की जिम्मेदार है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हुकूक को भी सलब कर रही है। अफगान तालिबान रजीम 4 साल से इक़्तिदार में है। आलमी बरादरी से किए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। अफगान तालिबान रजीम बयानबाजी से हुक्मरानी की सलाहियत की कमी को छुपाने की कोशिश कर रही है। बैरूनी अनासर के लिए प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। अफगान तालिबान रजीम हम आहंगी इस्तेहकाम की कमी को छुपाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी पॉलिसी अपने शहरियों को सरहद पार दहशतगर्दी, खवारिज से बचाने के लिए मुत्तहिद है। पाकिस्तानी पॉलिसी मुत्तहिद, गैर मुतज़लज़ल, कौमी मफाद, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए है। इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफ़गान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफ़गानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20 और सीरीज जीत ली। फैसला कुन मार्के में शाहीनों ने 4 विकेट से मैदान मारा। 140 रन के ताकुब में बाबर आजम ने 68 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। शानदार फतह पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। बाबर आजम की पैसा वसूल परफॉर्मेंस शायकीन की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। फुल हाउस कज़ाफी स्टेडियम में कौमी बल्लेबाज की कम बैक इनिंग्स, 14 मैचों के बाद 50 बनाई। लगातार 3 चौके लगाकर 37वीं सेंचुरी मुकम्मल की। शायकीन को अरसे बाद ट्रेड मार्क, कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और फ्लिक शॉट देखने को मिले। बाबर ने मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। स्टार बैटर ने मैच से पहले कहा था, शायकीन दिल खोल कर मोहब्बतें निछावर करते हैं। कोशिश होती है अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को खुशियां दूं। वर्ल्ड कप से पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कामयाबी खुशाइंद करार। कप्तान सलमान आगा कहते हैं, खसारे में जाने के बावजूद 2-1 से सीरीज जीतना मुस्बत रहा। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार कर लें। It's like 3-4 months now. Like we have told every player what is their role in the team, and I think everyone knows now. And it's just executing their role in every single game, day in day out. We would love to do a bit more clinical, but I'll take that because we were 1-0 down and coming back, winning this series it's a great effort for the boys, and I'm very happy for them and for every fan of Pakistan as well. काफ़ी अरसे से मुझ पर ये इनिंग्स कर्ज थी। टीम मैनेजमेंट ने एतमाद दिलाया, बिलाखिर ये इनिंग्स खेलने में कामयाब हो गया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम कहते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम किया और सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग की। लाहौर के क्राउड ने सपोर्ट किया और मेरे ख्याल से ये इनिंग ड्यू भी थी। यही था कि अपने आप को बैक कर रहा था और बिलीव कर रहा था, टीम बिलीव कर रही थी। नॉक कर रहा था कि ऐसी नॉक मिल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नॉक हुई। हर चीज़ में प्रेशर होता है और प्रेशर कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं ये आप पे होता है, और उसमें मैं अपने आप को सिर्फ फोकस ये था कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ और क्या मैं टीम रिक्वायर्ड है और मेरी एबिलिटी है उसको मैं कैसे इन्हांस कर सकता हूँ। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में कामयाबी पर फैन खुश हैं। कहते हैं फाइनल में बाबर आजम की परफॉर्मेंस शानदार रही। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी कारकर्दगी का यही तसलसल बरकरार रखेंगे। अफरीदी से लेकर मिर्जा, उसके बाद आज उस्मान तारिक ने भी आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और रह गई बात हमारी बाबर की, बाबर का अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल बाद उन्होंने आज 50 किया। अच्छा खेले, सेंसिबल खेले और इनिंग को गाइड किया और फिनिश किया।
तो ओवरऑल अच्छा था। पाकिस्तान ने परफॉर्म तो किया मगर अगर यही स्कोर हमारा अप होता ना तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता। मज़ा आया, बहुत दिनों बाद बाबर आजम की इस तरह की बैटिंग हमने देखी है, जो उसने डरे बगैर खेला है, डरे बगैर उसने जिस तरह खेला है। आगे बढ़ेंगे। भारत ने गिरफ्तार माहीगीर जासूस बनाकर पाकिस्तान भेज दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर अशोक कुमार से मिलने जाते हुए एजाज मल्ला समंदर से गिरफ्तार। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने बताया, एजाज मल्ला को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर ने पाकिस्तानी फोर्सेस के वर्दियां लाने का कहा। पाकिस्तानी करेंसी, 150 के पुराने नोट, सिगरेट और लाइटर लाने का भी कहा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बताया, भारत फेक इनकाउंटर करके पाकिस्तानी फोर्सेस की वर्दियां, पाकिस्तानी करेंसी, लाइटर और सिगरेट दिखाकर इंटरनेशनल मीडिया को गुमराह करना चाहता था कि दहशतगर्द पाकिस्तान से है, जैसे पहलगाम वाकया किया था। हमारे इदारे चौकन्ना हैं, भारत को एक्सपोज करते रहेंगे। We had a big success in which Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman. He was arrested by the Indian Coast Guard and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. Ejaz Malla was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, Pakistan Army and uniforms of Sindh Rangers. He was on his way when law enforcement agencies apprehended him. ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है, ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, ये जी सेम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है, और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि ताकि इंटरनेशनली और अपने जो इंटरनल हालात, बिहार का इलेक्शन करीब है, पहलगाम पे पिटे हैं, आपने हमला किया उसमें पिटे हैं, अब आपको कोई और एक इस तरह की कोई चीज चाहिए अपनी खिफत मिटाने के लिए, दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे, आप दोबारा एक दफा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज मल्ला के हैंडलर की ऑडियो भी सुनाई गई। एजाज मल्ला को कैद से रिहाई और इनाम का लालच दिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसर ने आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां लाने की हिदायत दी। वर्दियों से मुतालिक तफसील भी बताई। आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिली सिलाई, पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिली सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिला सिलाया, तीनों सेना का आपने दो दो जोड़ी ड्रेस ले, एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी, ये दो नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने एजाज मल्ला का एतराफी बयान चलाया। एजाज मल्ला ने कहा, मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया, हमें कहा आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां लानी है, सेम पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ ली, इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उसने बोला, अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं, हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। रेंजर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी का और आर्मी का वर्दी, 3 सुमे चाहिए, सिगरेट, पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आना। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। हम जब पाकिस्तान आए चीजें इकट्ठे किया। खुफिया एजेंसी का जो ऑफिसर अशोक, मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी। सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोर कमांडर हाउस पर हमले की वीडियो सामने आ गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इख्तियार अली खान कहते हैं, अभी एक वीडियो सामने आई है, मजीद भी लाएंगे। सुहेल आफरीदी अपने साथ घूमने वाले बैरिस्टर साहिबान से पूछ लें इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। हादसाती वजीर आला साहब, अगर फौजी तंजीबात पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं तो दहशतगर्दी क्या है? आपके लीडर को 9 मई पर रियासत और अफवाज पाकिस्तान से गैर मशरूत माफी मांगना होगी। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं, मुझे दहशतगर्द कहा गया। अगर अपने फौजी तंसीबात पर हमला करना भी दहशतगर्दी नहीं है तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? ये यहाँ पर है, ये कोर कमांड हाउस के नजदीक है। इसको ये लोग इश्क इमरान कहते हैं। या आपके इर्द गिर्द जो 2-4 बैरिस्टर हर वक्त घूमते फिरते हैं, इन्हीं से जरा पूछ लें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। इश्क इमरान में मुब्तला और उसके असीर हादसाती वजीर आला साहब, इट वोंट बी टॉलरेटेड। आपके लीडर को अफवाज पाकिस्तान से माफी मांगनी होगी, उनको रियासत पाकिस्तान से माफी मांगनी होगी। इश्क इमरान बमुकाबला इश्क पाकिस्तान है और जीत होगी इश्क पाकिस्तान की होगी।
اسلام آباد میں گاڑی روکنے پر شہری کا 3 ٹریفک اہلکاروں پر تشدد، وائرل ویڈیو میں تشدد کرنے والے شخص کی تلاش جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ذوالقرنین حیدر سے، بتائیے گا ذوالقرنین۔ بالکل، یہ I-8 میں واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک نوجوان کو روکا گیا ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے۔ تو نوجوان جب باہر نکلا تو اس نے اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، انہیں دھکے بھی دیے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 اہلکاروں کو اس نے نیچے بھی گرایا ہے اور مسلسل اہلکاروں کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، گالیاں بھی دی ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص ہے گاڑی چلانے والا، اس کی تلاش جاری ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے۔ گاڑی کا نمبر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، کیونکہ جو گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہے اس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد وہ تشدد کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا، تاہم جس کے بعد جو ہے CTO فوری طور پر حرکت میں آگے ہیں اور پولیس کو ہدایت دے دی گئی ہے فوری طور پہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پہ شہری سے لوٹ مار دیکھ کر روڈ سے گزرتے کار ڈرائیور نے ڈاکو پر فائرنگ کر دی۔ کار سوار کی فائرنگ سے زخمی ڈاکو دم توڑ گیا۔ مزید کیا تفصیلات سلمان لودھی سے لیں گے، بتائے گا سلمان۔ ماری پور کا علاقہ ہے جہاں پر ایک شہری سے ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی۔ گزرنے والے ایک اور شہری نے جب یہ واردات دیکھی تو اپنے اسلحے سے مبینہ ڈاکو کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کہتی ہے، انہی شاہدین نے بتایا ہے کہ جب مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا تو گاڑی میں بیٹھا شخص بھی وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس کہتی ہے جو مبینہ ڈکیت مارا گیا اس کے پاس سے ایک موٹر سائیکل ملی ہے جس کی نمبر پلیٹ نہیں تھی، ساتھ ہی اس کے پاس سے 30 بور کا ہتھیار بھی ملا ہے۔ ایک موبائل فون اس سے چھینا ہوا برآمد ہوا ہے۔ متاثرہ شہری بھی سامنے آ گیا۔ پولیس کہتی ہے ہلاک ڈکیت کے فرار ساتھی کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ساتھ ہی اس کی شناخت کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان لودھی۔ آزاد کشمیر میں نئی حکومت سازی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکی۔ بلاول بھٹو تحریک عدم اعتماد کا حتمی اعلان کب کریں گے کسی کو علم نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے PP تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ فارورڈ بلاک سے PP میں شامل ارکان اسمبلی بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ فارورڈ بلاک کے چند ارکان نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کو جلد بازی کا فیصلہ قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین اور فیصل راٹھور مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ گئے۔ حتمی امیدوار کے نام کا اعلان بلاول بھٹو کریں گے۔ PP ذرائع کا کہنا ہے چودھری یاسین کو سینئر پارٹی رہنما اور دیگر کی حمایت حاصل ہے۔ کچھ حلقے فیصل راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دونوں پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں۔ ترجمان PP کا کہنا ہے پارٹی میں شامل ہونے والا کوئی MLA پریشان نہیں، عدم اعتماد کسی کی خواہش پر نہیں، بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیش کی جائے گی۔ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا مشن، تحریک انصاف کے سابق رہنما میدان میں آ گئے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ہم بانی PTI کی رہائی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ARY سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ کچھ وزراء بھی بات چیت کے حامی ہیں، لیکن حکومت میں بیٹھے لوگ خوفزدہ ہیں کہ اگر PTI سے معاملات ٹھیک ہو گئے تو یہ فارغ ہو جائیں گے۔ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی سے تو ٹمپریچر نیچے نہیں آ سکتا۔ بات چیت کے لیے سب سے فٹ لوگ کون ہیں؟ جو کہ تحریک انصاف کی اصل لیڈرشپ ہے جو جیلوں میں قید۔ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، گورنمنٹ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ شروع ہو۔ ہم حکومتی پارٹیوں سے بھی ملیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہماری اگلے ہفتے اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کہیں اگر PTI کا معاملہ نارملائز ہو جائے گا تو یہ تو نہیں کہ ہمیں فارغ ہو جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہ عمران خان ہفتے میں وزیر اعظم بن جائیں گے۔ جو اہم منسٹرز ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں، انگیجمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے نتائج اگلے آپ کو 2-3 ہفتوں میں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ خان صاحب سے کہا آپ کے اپنے ہی لوگ وہ آپ کو آسانی سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم نے PTI کے لیے بات چیت کے دروازے کھول کر اچھا قدم اٹھایا۔ کسی بھی سطح پر بات چیت کا آغاز پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں TLP پر پابندی اچھا اقدام ہے۔ کالا دم TTP سمیت دہشت گردی کی کسی تحریک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے۔ سیاست کو ایک رستہ ملنا چاہیے، جتنا بھی اختلاف ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا صوبوں میں کوئی بیٹھے لوگ وفاق سے بات نہ کر رہے ہو تو بنیادیں ہلا دینے والی بات ہے۔
बदकिस्मती से असेंबली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है और वज़ीर आज़म साहब ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। वो लोग जो मेरे मासूम शहरियों को मारते हैं, वो लोग जो मेरे मुल्क में आग लगाते हैं, TLP पे बैन किया है, वेरी गुड। ये चाहे वो किसी दहशतगर्दी की कोई तालिबान की तहरीक के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। स्टेट को अपनी रिट को इन्फोर्स करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी मौशी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शरीफ बरादरान ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से आगाह किया। हमें मजबूर न करो, 24 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की मस्जिद मदारस मुदाखलत पर एहतजाज की धमकी। JUI सरबराह ने कहा, आयमा को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उलमा को रोजगार देने की हमदर्दी तुम्हारे अंदर कब से आ गई? 25,000 रुपए देकर जमीन खरीदने के अलावा तुम्हारी कोई सोच नहीं। सऊदी अरब और इमारात में ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान में भी बादशाहत ले आओ। हमें मजबूर न करो कि हम अपने हक के लिए, अपने मदरसे और मस्जिद की हुर्रियत के लिए मजबूर हो जाएं। पूरे मुल्क से अवाम भी बात करते हुए इस्लामाबाद में रवाना हो। कोई वक्त नहीं लगेगा, 24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे। मसाजिद के अइम्मा को 25-25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। ये तजर्बा हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हो चुका है। कब से तुम्हारे अंदर ये हमदर्दी आ गई? सिवाय जमीन खरीदने के हमारा और कोई धंधा नहीं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान के गुमराह कुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के बयान में कहा गया है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तालिबान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वज़ारत इत्तलात ने मजीद बताया कि अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में शादी की खुशी में बारातियों की हवाई फायरिंग करना महंगा पड़ गया। गोली लगने से एक शहरी जख्मी हो गया। पुलिस ने 3 बारातियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया, फायरिंग के दौरान कासिम नामी शहरी के पैर पर गोली लगी। शारा नूरजहां थाने की टीम मौके पर पहुंची। हवाई फायरिंग करने वाले 3 बारातियों को हिरासत में ले लिया। 2 हथियार भी बरामद कर लिए। दूल्हा और उसका वालिद फरार हो गया। पुलिस ने दूल्हा की गाड़ी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दी। डेरा इस्माइल खान की इंडस कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। पुलिस ने बताया है कि जफराबाद कॉलोनी की रिहायशी माँ बेटी अपने रिश्तेदारों को मिलने इंडस कॉलोनी आई थी। 2 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। दोनों खवातीन मौके पर दम तोड़ गईं। पुलिस का कहना है खवातीन का कत्ल जाती दुश्मनी का शाखसाना है। मकतूलीन की लाशें सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दी गई। एबटाबाद के सियाती मकाम हरनू में झूले से गिरकर 10वीं की तालिबा जामक हो गई। 16 साल की ईमान मुबैना तौर पर तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए झूले से नीचे गिरी। पुलिस का कहना है ईमान गिरते ही फौरी तौर पर दम तोड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश ईमान के भाई के हवाले कर दी गई। पुलिस तफ्तीश कर रही है ईमान कैसे और किसके साथ पार्क आई। पार्क के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके कायदाबाद के करीब ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और एक राहगीर जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 27 साल के इमरान के नाम से हुई है। कराची में रेड लाइन की फौरी तामीर के मुतालबे के साथ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। यूनिवर्सिटी रोड पर मार्च किया। मुजाहिर ने कहा कि तामीरी काम की ताखीर ने जिंदगी अजीरन कर दी। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी रोड की बैतुल मुकर्रम मस्जिद से निकलने वाले मार्च की क़यादत जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान ने की। शुरका ने रेड लाइन फौरी तामीर करने के मुतालबे के साथ नारेबाजी की। रेड लाइन मंसूबा पिछले 2016 से आज 2025 हो गए। रेड लाइन मंसूबा बनने का नाम नहीं ले रहा।
ये रेड लाइन मंसूबा लाखों शहरी इससे मुतासिर हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है पीपल्स पार्टी उसके कान पर जू नहीं रेंग रही। शुरका का कहना था कि तामीराती काम में ताखीर से यूनिवर्सिटी रोड पे आबाद शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। मुकर्ररीन का कहना था कि जमात इस्लामी हर फोरम पे कराची का मुकदमा लड़ेगी और अपना हक हासिल करके रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के झंडे तले आपको आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। सदर मुमलिकत ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। Your Independence Day, which is our Independence Day also. Freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian-occupied Jammu and Kashmir. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. We stand with them until they too can live in freedom. This region is not only the crown of Pakistan, but also our northern gateway and a symbol of a lasting friendship with China. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पीर को तुर्की जाएंगे। गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, UAE, इंडोनेशिया और उर्दन के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। इजलास में गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त, इसराइल की जंगबंदी मंसूबे की खिलाफ वर्जी के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसहाक़ डार इस्तांबुल में मुस्लिम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से भी मिलेंगे। न्यूयॉर्क का मेयर चुनने के लिए इंतखाबी गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इस इंतखाब में फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। वोटिंग मंगल को होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांज़ेब अली। के शहरी नए मेयर के इंतखाब के लिए 4 नवंबर को वोट का हक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो और रिपब्लिकन पार्टी के एक्टिविस्ट कर्टिस सिल्वा से हो रहा है। इंतखाबात के लिए इस वक्त अर्ली वोटिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 4,80,000 वोट डाले जा चुके हैं। अदाद शुमार के मुताबिक अब तक 43% वोटर्स ने ममदानी पर एतमाद का इजहार किया है। उन्हें पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी भरपूर हिमायत हासिल है। 4 दिन बाकी है इस इलेक्शन में। उस 4 दिन में वी आर गोइंग टू सी some of the dirtiest politics we have ever seen in this city. डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की मुखालफत में सदर डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा बयानात दे चुके हैं और उन्हें न्यूयॉर्क के शहर और अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए एक खतरा करार देते हैं। ममदानी कहते हैं कि इन इंतखाबात में सियासी मुखालफीन ने तमाम हदें पार कर दी हैं। I'd prefer not to have a communist mayor of New York City, and you know that's what he is based on his policy. If you look at his statements in the past, so I would like to see 2 people drop out and have it be one-on-one, and I think that's a race that could be won. मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले करोड़ों अफराद के इस शहर में 9 लाख मुसलमान भी आबाद हैं, जबकि तवक्कुआत के मुताबिक अगर ममदानी ये इंतखाबात जीत गए तो वो न्यूयॉर्क शहर के मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान मेयर होंगे। जहांज़ेब अली, ARY न्यूज़, न्यूयॉर्क। लाहौर में फेस्टिवल सिविक के नाम से फैशन इवेंट का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ डिजाइनर्स की जदीद मलबूसात के साथ जदीद क्रॉकरी की स्टॉल भी तवज्जो का मरकज बने। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा गयास। और में एक ही छत तले सजा फैशन इवेंट, जहां पर 100 से जायद डिजाइनर ने खसूसी तौर पर स्टॉल्स लगाए, जहां फैंसी मलबूसात, बर्तन, जूतों समेत दीगर सजावटी अशिया भी खवातीन को अपनी तरफ माइल करती नहीं। फेस्टिवल में आई खवातीन का कहना था कि ऐसे इवेंट से इनको तफरीह के साथ साथ हर चीज एक छत तले मिल जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जिसको जो जो चाहिए होगा वो करें। अंडर वन रूफ यू कैन ऑलमोस्ट गेट एनीथिंग यू वांट। आपको कैजुअल चाहिए, फॉर्मल चाहिए, एक ही छत के नीचे आपको इतना टैलेंट देखने को मिल रहा है। इतनी खूबसूरत डिजाइनिंग है, कपड़ों के अलावा ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत है। यंग बच्चियाँ आर वेयरिंग वेरी मॉडर्न कट्स, इसीलिए हम ये लेके इस तरह के कट्स आए हुए हैं। प्लस जो ये ब्रांड मैं कर रही हूँ वाइन्स, इसमें हमने माइंड में रखा हुआ है मिडिल एज टू एल्डरली लेडीज। हमारी जो सारी वैरायटी है इट्स मोर लाइक पूरा फेस्टिव कलेक्शन है। उसके अलावा यंगस्टर्स के लिए भी हमारे पास फ्यूजन वेयर है।
شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ خواتین کو فیشن کے جدید تقاضوں سے ہم آنگ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ کیمرامین سید مہتاب کے ساتھ صدرہ غیاث، CRY نیوز، لاہور۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ خشک میوہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ بڑھتی مہنگائی سے خشک میوہ جات شہریوں کی پہنچ سے دور ہیں۔ مزید جانتے ہیں مرزا احمد علی کی رپورٹ میں۔ میں موسم بدلا تو خشک میوہ جات کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ گزشتہ چند روز میں بادام، پستہ، اخروٹ سمیت تمام ڈرائی فروٹس کی قیمتوں میں اضافہ سے شہریوں کی قوت خرید بھی متاثر ہو رہی ہے۔ غریب آدمی تو سوچ نہیں سکتا کہ چلغوزہ کھائیں، پستہ کھائیں، کاجو کھائیں۔ پچھلے سال ڈرائی فروٹ کی قیمت کم تھی، اس سال قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ جو لوگوں کی ویل پرچیز ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ دکانداروں کے مطابق پاکستانی ڈرائی فروٹس خوبانی، کشمش، انجیر اور چلغوزہ کے نرخ مناسب ہیں، جبکہ پستہ 1200 روپے اضافہ کے ساتھ 3600 روپے فی کلو، کاجو 900 روپے اضافہ کے ساتھ 3400 روپے، اخروٹ 360 روپے اضافہ کے ساتھ 960 روپے، جبکہ بادام 800 روپے اضافہ کے ساتھ 2600 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ جو افغانستان ایٹم ہے اس کی ڈیٹس بڑے ہائی ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کسٹمر بھی ڈسٹرب ہے، کچھ ہمیں بھی دشواری کے سامنے ہے۔ بارڈر بند ہونے سے خشک میوہ جات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سے ڈرائی فروٹ مارکیٹ کی رونقیں بھی ماند ہیں۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ اور کراچی میں پیاز عوام کی قوت خرید سے باہر، مہنگائی کے مارے شہری کہتے ہیں عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی۔ عشرت خان کی رپورٹ۔ کھایا جائے گا، دال کھائی جائے گی جس میں پیاز نہ ڈالے۔ کسی سے پوچھو گھر میں کیسا ہو رہا ہے۔ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، کراچی والوں پر یہ محاورہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ ٹماٹر کے بعد اب پیاز بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ پیاز نے ڈبل سینچری مکمل کر کے کراچی والوں کے آنسو نکال دیے۔ اب ہر چیز انہوں نے مہنگی کر دی، پہلے ٹماٹر ابھی پیاز۔ ٹماٹر سے ہم جیسے تھوڑا سا باہر آ رہے ہیں تو وہ ہمیں پیاز پکڑ رہا ہے۔ کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کے لیے پرابلمز ہے نا، تو سب کا خیال رکھیں۔ دکاندار بھی مہنگی پیاز پر کچھ اپنا ہی رونا روتے نظر آتے ہیں۔ پنجاب جا رہی ہے پیاز اس وجہ سے شارٹ ہے، اور یہ ابھی 1 ہفتے بعد بالکل سائڈ ہو جائے گا۔ کراچی کے بازاروں میں پیاز 220 روپے فی کلو سے 280 روپے فی کلو کے درمیان مختلف داموں میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں درجہ اول پیاز کی قیمت 127 اور درجہ دوم 92 روپے فی کلو مقرر ہے۔ پہلے ٹماٹر، اب پیاز، ایک غم ختم نہیں ہوا دوسرا شروع۔ شہری کہتے ہیں بڑھتی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، جائیں تو جائیں کہاں۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں ضلع انتظامیہ کی تجاوزات کے خلاف مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ صدر میں سڑک کنارے ٹھیلے لگانے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا رافع۔ دیکھیں، کراچی انتظامیہ کی شہر میں مشن کلین اپ اس وقت جاری ہے اور صدر میں آپریشن کرتے ہوئے تجاوزات مافیا کے 3 خریندوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح صدر میں پرانے ٹانگا اسٹینڈ پر بھی آپریشن کرتے ہوئے 12 عارضی دکانیں اور شیڈ مسمار کر دیے گئے ہیں۔ آپریشن میں گلشن اقبال میں 5 ریسٹورینٹ سیل کیے گئے ہیں، جبکہ ڈورمن مال کے نزدیک فوڈ سینٹر کا خاتمہ کر کے سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریسٹورینٹ مالکان سڑکوں پر تجاوزات لگا کر روڈ بلاک کرنے کی وجہ بن رہے تھے۔ اسی طرح کورنگی میں بھی 5 دکانوں کو سیل کیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ پر 30 اسٹال کو کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شہر میں کلین اپ ڈرائیو کے دوران 103 چائے خانے، ریسٹورینٹ اور دیگر مارکیٹ سیل کیے گئے ہیں۔ کمشنر کراچی کا یہ کہنا ہے کہ سامان ضبط کر کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ رعایت نہیں برتی جا رہی ہے، اور شہر میں یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تجاوزات کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دبئی میں اڑنے والی ٹیکسیاں اگلے سال جنوری سے پروازیں شروع کر دیں گی۔ فلائنگ ٹیکسی دبئی ایئرپورٹ سے اڑان بھرے گی۔ ٹیکسی میں 4 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ بجلی سے چلنے والی ٹیکسی ایک چارج پر 160 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ اس کی حد رفتار 320 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ فضائی ٹیکسی کا مقصد 2030 تک سفر کو 25% سیلف ڈرائیونگ پر لانا اور کاربن کا اخراج کم کرنا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔